हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कैलाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए बच्चों ग्रेविटेशन के 10 और वन ऑफ द बेस्ट पीवाईक्यूज में लेके आया हूं ऑन ग्रेविटेशन टॉपिक। बच्चों ग्रेविटेशन जितना छोटा टॉपिक है उतना ही ज्यादा इससे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे ड्रॉप करने पड़े, लेकिन जो मुझे लगे कि इन क्वेश्चंस को तो डेफिनेटली हमारे बच्चों को कराया जाना चाहिए, वो क्वेश्चंस बच्चों मैं आप लोगों के करवाने वाला हूँ। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्या है ग्रेविटेशन के पीवाईक्यूज। पहला क्वेश्चन बच्चों जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। A straight rod of length L extend from x equal to 0 to x equal to L plus का A. The gravitational force it exert on a point mass m at x equal to 0 if the mass per unit length of the rod is given by a plus का bx square. So lambda बच्चों इसका वेरिएबल दे रखा है a plus का bx square टाइप का। तो बच्चों बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है करते, यहाँ पे बच्चों एक रॉड रखी हुई है, ठीक है, जिसकी लेंथ L के बराबर है। ये रॉड बच्चों x एक्सिस के अलोंग रखी हुई है, ठीक है। ये रॉड जो है एक्स एक्सिस के अलोंग रखी हुई है। ये हो गया बच्चों एक्स इक्वल टू 0। रॉड जो है ना बच्चों एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू एल प्लस का ए तक रखी हुई है, ठीक है। यहां से यहां तक रखी हुई है बच्चों ना ये रॉड जो है। अब हमें करना क्या है बच्चों कि यहाँ पे एक पॉइंट मास है जो कि एक्स इक्वल टू 0 पे रखा हुआ है। यहाँ पे इस पॉइंट मास पे लगने वाला फोर्स बताना है ड्यू टू दिस रॉड, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, हम इस रॉड को बहुत छोटे छोटे पॉइंट मासेस में डिवाइड कर लेंगे। डीएक्स लेंथ के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेना। डीएक्स लेंथ का ये मास हो गया। इसका जो मास होगा ना बच्चों डीएम, डीएम आप लिख सकते हो। इसकी लेंथ बच्चों डीएक्स के बराबर है। मास पर यूनिट लेंथ आपको ए प्लस का बी एक्स स्क्वायर दे रखा है। ए प्लस का बी एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, ये हो गया बच्चों इसका मास, ठीक है, इस वाले एलिमेंट का। इसकी वजह से बच्चों जो इस पर फोर्स लग रहा होगा ना डीएफ, वो फोर्स लिख लेते हैं पहले ना। ये जो डीएफ फोर्स लग रहा होगा ना बच्चों वो कितना होगा, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे जो डीएफ फोर्स होगा ना बच्चों दोनों पॉइंट मासेस के बीच में, क्योंकि मैं इसको पॉइंट मास की तरह ही ट्रीट करूंगा, जी एम इंटू डीएम। तो डीएम बच्चों हमारे पास आ जाएगा ए प्लस का बी एक्स स्क्वायर, ओके, ए प्लस का बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा बच्चों दोनों पॉइंट मास के बीच का डिस्टेंस एक्स के बराबर है। आपने ये जो एलिमेंट लेना है ना बच्चों वो एक्स डिस्टेंस पे जाके लेना है। अब आपको क्या करना क्या है बच्चों, जितने भी एलिमेंट लेने ना वो कहां से स्टार्टिंग करनी है एलिमेंट लेने की, एक्स इक्वल टू ए से। कहां तक जाना है, एक्स इक्वल टू ए प्लस का एल तक। तो बच्चों बस सारे फोर्सेस को ऐड कर दो, कहां से कहां तक, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू ए प्लस का एल तक। सारे फोर्सेस को बच्चों ऐड कर दो, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी बच्चों जी एम ए। यहां पे इंटीग्रेशन आएगा बच्चों माइनस का 1/x ए से ए प्लस का एल तक प्लस का बी जी एम। यहां पे बच्चों ए प्लस का एल माइनस का ए मैंने डायरेक्ट, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो इस वाले सेकंड वाले टर्म में कोई एक्स ही नहीं होगा, तो उसका इंटीग्रेशन बच्चों एक्स के बराबर आ जाएगा। तो लिमिट लगा दी मैंने ए प्लस एल से, ये ए से ए कट जाएगा बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों इस माइनस को बाहर निकाल लेना, लिमिट को उल्टा कर देना, तो जी एम बाहर निकाल लो। अब बचेगा बच्चों आपके पास ए, यहां पे बचेगा बच्चों 1/a माइनस का 1/a प्लस एल प्लस का बी इंटू एल, ये बचेगा हमारे पास है ना। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग ना, आ ही गया मेरे ख्याल से ना, प्लस का बी इंटू एल, ये वाला सी ऑप्शन उल्टा कर दिया क्या, डी पहले डाल दिया सी इधर, ठीक है। इसको सही कर लेना बच्चों, ये डी और ये हो गया सी। इसमें आंसर में तो नहीं गड़बड़ कर दी तो जो आंसर में भी गड़बड़ कर रखी है। तो बेसिकली अब वो आंसर शायद गलत इसलिए दे रखा है बच्चों क्योंकि ये दोनों इंटरचेंज कर रखे हैं। हमारा आंसर तो बिल्कुल सही है, ये वाला है ना, इस तरीके से ही आएगा। 1/x² का जो इंटीग्रेशन आएगा वो माइनस का 1/x आएगा। ए से लेके ए प्लस का एल तक इंटीग्रेट करना है, तो पहले ए रखेंगे लिमिट में और बाद में ये रखेंगे, तो इसको इसमें बच्चों ये वाला आंसर होगा हमारा ना, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। A satellite of mass capital M is in a circular orbit of radius r about the center of the earth। एक सैटेलाइट है बच्चों जिसका मास m दे रखा है और वो सर्कुलर ऑर्बिट में रेडियस r की अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ। A meteorite of the same mass falling towards the earth collide with the satellite completely inelastically। The speed of the satellite and meteorite are the same just before the collision। Subsequent motion of the combined body will be।
अब जैसे बच्चों यहाँ पे होगा क्या कि एक सैटेलाइट इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा था, मान लीजिए प्लैनेट हो गया, यहाँ पे सैटेलाइट था, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से जा रहा था। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों? रूट के अंदर जीएम डिवाइडेड बाई आर के बराबर। एक मेटेरोइड जिसका मास एम के बराबर है बच्चों, इससे आके ऐसे टकरा गया, टुवर्ड्स द अर्थ मूव कर रहा था, यहाँ पे टकरा गया, ठीक है, वी ऑर्बिटल स्पीड से मूव कर रहा था वो भी, कोलाइड विद द सैटेलाइट कंप्लीटली इनएलास्टिकली, द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एंड मेटेरोइड आर बोथ सेम। तो अब बच्चों होगा क्या कि इन दोनों की जो स्पीड आ जाएगी ना वो ऐसे आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? देखो मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा पहले तो ना अपन को, एक मिनट, ये कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर देता है। यस, तो बच्चों जब ये दोनों चिपक चिपक जाएंगे ना तो ये मास हो जाएगा 2m के बराबर। तो इधर वाली स्पीड जो होगी ना बच्चों v0/2 हो जाएगी, और इधर वाली स्पीड भी बच्चों v0/2 हो जाएगी मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है। मास डबल हो गया, पहले ये m मास v0 स्पीड से आ रहा था, अब दोनों चिपक गए तो इधर की तरफ ये दोनों v0/2 से जाएंगे। तो अब दोनों की जो स्पीड हो जाएगी ना बच्चों, ये वाली यहाँ पे जो स्पीड होगी वो v0/√2 के बराबर हो जाएगी नेट वेलोसिटी, ठीक है, v0/√2 के बराबर हो गई इस जगह पे जो नेट वेलोसिटी है दोनों के चिपकने के बाद, और वो तिरछी होगी, कुछ इस तरीके से होगी। अब आपको पता है चेक क्या क्या करना है, क्या ये एस्केप कर पाएगा? तो आपको एस्केप करने के लिए टोटल एनर्जी को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना होता है। एस्केप कराने के लिए आपको ये करना होता है कि अनबाउंड सिस्टम करना है आपको, टोटल एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जानी चाहिए। टोटल एनर्जी होगी कितनी बच्चों? माइनस का g मास ऑफ अर्थ इंटू 2m डिवाइडेड बाई आर, ये होगी बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, प्लस का हाफ मास हो गया इसका 2m, v मतलब v का स्क्वायर, तो v0 तो gm डिवाइडेड बाई आर था, है ना, डिवाइडेड बाई 2, ये इससे बच्चों ये कट जाएगा। अगर आप देखो ना टोटल एनर्जी अभी भी नेगेटिव आ रही है, ठीक है, टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, मतलब ये एस्केप तो नहीं करेगा। अब एस्केप नहीं करेगा, क्या ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं रही, जो जो अकेला मास बनेगा ना वो इस लाइन के परपेंडिकुलर नहीं है, उसकी वेलोसिटी तो ऐसे एंगल पे आ रही है, एस्केप कर नहीं रहा, मतलब फील्ड को छोड़ के जाना भी नहीं है, तो मतलब इसके इर्द गिर्द इधर उधर ही घूमेगा। तो या तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है या इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, तो सर्कुलर में तो घूमेगा नहीं, तो इलेप्टिकल ऑर्बिट में बच्चों इसमें घूम रहा होगा ये, ठीक है। नहीं, सर्कुलर ऑर्बिट तो बनी नहीं सकती ना, क्योंकि फोर्स तो हमेशा इसके सेंटर की तरफ लग रहा होगा, जो ये प्लैनेट है ना, जो भी प्लैनेट यहाँ पे बनाओगे उसके सेंटर की तरफ लगेगा फोर्स, और वेलोसिटी बच्चों परपेंडिकुलर बची नहीं तो कोई भी और सर्कल में नहीं घूम सकता, इलेप्टिकल ऑर्बिट में बच्चों ये घूम रहा होगा। ये आ जाएगा बच्चों इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 4 आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास m are located at the corner of square of side A. What should be their speed if each of them revolve under the influence of the other's gravitational field in a circular orbit circumscribing the square? ठीक है, ये बड़ा डायग्राम इधर की तरफ बना दिया यार। एक काम करते हैं बच्चों हम मैं इसका दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों ये इस तरीके का स्क्वायर है और चारों के चारों पार्टिकल बच्चों सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सर्कल है ना बच्चों वो इसके कॉर्नर कॉर्नर से जा रहा होगा, इस तरीके से, ठीक है। साइड की लेंथ बच्चों हमें a के बराबर दे रखी है, तो यहाँ पे इसका सेंटर होगा बच्चों। अब देखो ये बार बार रिपीट होते हैं, कई बार 2 पार्टिकल का, कई बार 3 पार्टिकल का, कई बार 4 पार्टिकल का, इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों काफी रिपीट होते हैं। तो आप करना क्या, आप ये कहना कि एक तो फोर्स इस पे इधर की तरफ लग रहा होगा, एक लग रहा होगा इधर की तरफ, ये फोर्स लग कितने रहे होंगे? जी एम का स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर के बराबर, ये होगा बच्चों जी एम का स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर के बराबर, और एक फोर्स जो इधर की तरफ लग रहा होगा ये होगा बच्चों जी एम का स्क्वायर डिवाइड बाई √2a, मतलब 2a का स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स लग रहे होंगे, ये एंगल 45 डिग्री के बराबर होगा, ये वाला भी 45 डिग्री के बराबर होगा। अब ये घूम रहा है बच्चों, मान लो ऐसे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा होगा, ये वाला इधर जा रहा होगा, ये वाला बच्चों इधर जा रहा होगा, मान लो v स्पीड से जा रहा है। तो जिसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? जी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a का स्क्वायर प्लस जी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर cos 45, 2 टाइम्स cos 45, क्योंकि दो होंगे ना, इसका और इसका दोनों का कंपोनेंट आएगा ना, cos 45 बच्चों 1/√2 के बराबर होता है, ये आ जाएगा। यही बच्चों इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा, तो एम बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब रेडियस कितनी होगी? ये रेडियस रेडियस होगी बच्चों यहाँ पे a/√2 के बराबर, ठीक है, रेडियस यहाँ पे a/√2 के बराबर होगी, तो ये आ जाएगा बच्चों ना। तो
तो हमें यहाँ पे बताना है बच्चों, स्पीड बतानी है, v की वैल्यू बतानी है बच्चों। तो पहले तो यहाँ से एक एम उड़ा देंगे, ठीक है, एक एम उड़ा दिया हमने। बस हमने क्या किया, किसी भी एक मास पर रिमेनिंग 3 की वजह से फोर्स लिखा और उसको mv²/r के बराबर कर दिया, ठीक है। और ये फोर्स बच्चों सेंटर की तरफ आ रहा होगा। अब यहाँ पे बच्चों देखो ये बन जाएगा कुछ gm डिवाइडेड बाई 2a का स्क्वायर, इसको कॉमन ले लो, ठीक है, gm डिवाइडेड 2a का स्क्वायर 1 प्लस का 2√2 इज इक्वल टू √2 mv² डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, ये बन गया। एक ए से काट देंगे, अच्छा m काट चुके हैं हम ऑलरेडी ना, यहाँ पे एक m काट चुके हैं ऑलरेडी। अब बच्चों इसको v² जो बनेगा ना हमारे पास, v² दैट कम्स आउट टू बी √2 से बच्चों इसको पूरे को डिवाइड कर दो, ठीक है। हमें रूट के अंदर gm/a को तो अलग कर लेना है, बाद बाकी को बच्चों बाद बाकी को एक रूट के अंदर ले आना है सबको ना। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, 1/2√2 ये बन रहा होगा, 1 प्लस का 2√2 ये बन रहा होगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। अब यहाँ पे हमने क्या किया, v का, इसको आप पूरे का रूट कर लेना, ठीक है। तो v की वैल्यू जो आ जाएगी ना, वो रूट के अंदर gm/a, फालतू की बहुत गंदी कैलकुलेशन करवा दी इसमें ना, रूट के अंदर बच्चों 2√2 प्लस का 1 ये बन गया हमारे पास, है ना, सॉरी, √2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का 1 ये बन गया। अब बोलो सर ये कैसे आया, मैंने इस 2√2 से डिवाइड कर दिया इसको, तो यहाँ पे 1/2√2 आ रहा था, एक √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, एक नीचे किया तो √2/4 बन गया, और ये तो बच्चों 1 हो जाएगा। √2 होता है बच्चों 1.4, और उसकी वैल्यू, उसको डिवाइड कर दिया मैंने 4 से, ठीक है। तो ये आ रहा होगा कुछ 4×3=12, 4×5=20, तो 1.35 आ रहा होगा। तो v की वैल्यू जो आ रही है ना बच्चों, रूट के अंदर gm डिवाइडेड बाई ये रूट के अंदर 1.35, तो v की वैल्यू देखो 1.44 होता ना बच्चों, वो 1.2 का स्क्वायर होता, 1.21 होता वो 1.1 का स्क्वायर होता, तो 1.1 से 1.2 के बीच में कुछ आंसर आएगा इसका ना, 1.1 से 1.2 के बीच में। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक एंड ऑल कुछ तो नहीं हुआ यहाँ पे ना, मैंने यहाँ से 2 जब कॉमन लिया तो यहाँ पे 2√2 कर दिया, ये 2 टाइम्स कर ही दिया था, ठीक है, mv²/√2 यहाँ गया ये 1.35 रूट के अंदर, तो 1. इसको बच्चों में करीब करीब ऐसे लिख सकता हूँ 1.16 इंटू रूट के अंदर gm डिवाइडेड बाई a के बराबर, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर ना। 19 में तो बच्चों बहुत कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आए भी हैं, मतलब ना, ये वाला डी वाला ऑप्शन क्या हो रखा है इसमें, सी वाला ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट आ जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। कुछ पहले दो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। A rocket has to be launched from the earth in such a way that it never return. If E is the minimum energy delivered by the rocket launcher, what should be the minimum energy that the launcher should have if the same rocket is to be launched from the surface of the moon? Assume that the density of the earth and the moon are equal and the earth's volume is 64 times volume of the moon. ठीक है, ओके, ये भी 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। 2019 के क्वेश्चन कुछ अलग ही लेवल के होते थे बच्चों। एनर्जी जो डिलीवर करनी होती है ना, मान लो ई एनर्जी डिलीवर करनी है, ई तो लॉन्चर ने दी, जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी ना रॉकेट के पास, ये एनर्जी लॉन्चर ने दी, और उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी ना gm डिवाइडेड बाई r, इन दोनों का सम अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, टोटल एनर्जी हमने लॉन्चर रॉकेट की बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दी, तो ये बच्चों रॉकेट जो है एस्केप कर जाएगा, ठीक है। तो ई बच्चों हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू रखना पड़ेगा gm डिवाइडेड बाई r से बड़ा, ठीक है। इतना बच्चों ई की जो मिनिमम वैल्यू आएगी ना, मतलब एनर्जी हमें मिनिमम जो देनी पड़ेगी वो GM डिवाइडेड बाई r के बराबर होगी। अब ये तो अर्थ के केस में आ गया। अब मून के बारे में इन्होंने बोला है कि मून की डेंसिटी और अर्थ की डेंसिटी सेम लेनी है हमें, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम, मून का जो वॉल्यूम है अर्थ के वॉल्यूम का
y64 है, मतलब रेडियस जो आएगी ना, मून की जो रेडियस आएगी बच्चों, वो अर्थ की रेडियस का y4 आएगी, ठीक है। ओके, डेंसिटी बच्चों सेम है, तो मास भी जो आएगा ना बच्चों, मून का जो मास आएगा ना बच्चों, वो अर्थ के मास का बाई 64 आएगा, ठीक है। रो इंटू बी होता है ना, रो सेम है, वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वही मास का रेशियो होगा। तो बस एनर्जी अगर आपको मून के सरफेस पे पता करनी है, तो एनर्जी में एक तो जी आ रहा था, ये मास ऑफ द मून आ जाएगा, तो मास ऑफ द मून अर्थ के मास का बाई 64 है, ये रॉकेट का मास आ गया, दैट डिवाइड बाई रेडियस, मून की रेडियस बच्चों r/4 होगी, तो यहां से बच्चों E/16 आपके पास आंसर आ रहा होगा। E/16 एनर्जी आपको देनी पड़ेगी बच्चों, अगर आप वही सेम रॉकेट को मून के सरफेस से एस्केप करवाना चाहते हो तो। ए ऑप्शन बच्चों हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस a इज सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस 2a एंड मास 2m। एक मिनट, थिकनेस 2a, तो सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस a है, सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रिक मेटेरियल स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस दी है, उसकी रेडियस नहीं दी है, ठीक है, 2a एंड मास 2m। द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस 3a फ्रॉम द सेंटर विल बी। ये इजी क्वेश्चन है बच्चों, इतना ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे बच्चों क्या क्या रहा है देखो, एक तो ये वाला मास हो गया अंदर जो रखा हुआ है ना इसका सॉलिड स्फीयर का, इसकी रेडियस बच्चों a के बराबर दे रखी है, इसकी रेडियस जो होगी ना, रेडियस बाहर वाले की वो 3a के बराबर हो जाएगी, और इसका मास 2m के बराबर दे रखा है। आपसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ रहे हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड पता करने के लिए बच्चों पूरे मास को मैं कंप्रेस कर दूंगा, सेंटर पर रख दूंगा। आप बोलोगे हाँ सर, मतलब हमें इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, 3a पे पूछा है ना, मतलब इस जस्ट सरफेस पे पूछ रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट 3a जो आएगा ना बच्चों, जी टोटल मास अब हो जाएगा 3m के बराबर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3a का स्क्वायर। तो बच्चों जी की वैल्यू जो आएगी ना 3a पे, वो बेसिकली बहुत आसानी से जी कैपिटल M डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। इसमें मतलब इन्होंने फालतू की लैंग्वेज इतनी कर दी, क्वेश्चन में ज्यादा दम था नहीं, तो ये बच्चों डी ऑप्शन बच्चों इनका करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया, पूरे मास को कंप्रेस कर सकते हैं। जब भी सरफेस पे या बाहर वाले पॉइंट पे पूछा होता है ना, और मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर रेडियल है ओनली, तो आप उसको कंप्रेस करके बच्चों क्या कर सकते हो, पॉइंट मास कंसीडर करके जी की वैल्यू लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अ टेस्ट पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ मास डेंसिटी, जो कि रो जो है बच्चों k/r² के बराबर दे रखा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस r ऑफ द पार्टिकल्स ऑर्बिट एंड द पीरियड t। सो बेसिकली मान लो एक पार्टिकल बच्चों इस तरीके से जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है ना, जिस रेडियस के सर्कल में वो घूम रहा है, वो कैपिटल R के बराबर है। यहाँ पे बच्चों इसकी स्पीड होगी v के बराबर, है ना। तो टाइम पीरियड जो आएगा ना बच्चों, टाइम पीरियड वो बेसिकली t इक्वल टू 2π r डिवाइड बाई v के बराबर आ जाएगा। अब v का रिलेशन पता करना है, तो हमारे पास t और r में रिलेशन आ जाएगा। v कैसे पता करेंगे, देखो m इंटू जी जो होगा ना, इस पॉइंट पे जो g की वैल्यू होगी, वो बच्चों इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा, mv² डिवाइड बाई r। आप बोलोगे सर ये g का वो 9.8 वाला है, नहीं वो वाला नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो आएगा यहाँ पे। अब बोलो सर ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो बच्चों तुम्हें पता है ऐसा नहीं है कि मास यही जो ये जो डेंसिटी दे रखी है ना, ये पूरे में दे रखी है बच्चों ना, पूरे रीजन में दे रखी है, तो ये उस एक तरीके से आप एक स्फीयर मान लो बहुत बड़ा, उसके अंदर इस पार्टिकल को आप घुमा रहे हो, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है ना, वो उस बड़े से स्फीयर के अंदर घूम रहा है, तो मतलब आपको अंदर वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। तो अगर तुम्हें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, तो बच्चों ये जो पूरा स्फीयर है, इसके मास को इकट्ठा करके सेंटर पर रख दोगे आप। आपको पता होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो आता है किसी बड़े स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पे, वो अंदर वाले स्फीयर को कंप्रेस करके पॉइंट मास बना लो और उससे पता कर लो। तो आप इस वाले पूरे मास को, यहाँ का जो मास होगा ना बच्चों, जो अंदर मास होगा m इनसाइड, वो लिखना पड़ेगा आपको, तो इंटीग्रेशन से आएगा। तो डेंसिटी दे रखी है k/r², 4πr² इंटू dr, एक शेल मानोगे यहाँ पे r रेडियस की, उसका मास ये लिखोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, इससे ये बच्चों कट जाएगा, 0 से लेके r तक इसको इंटीग्रेट करना था, तो mn आ जाएगा। तो g की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों, वो gm जो अंदर होगा दैट डिवाइड बाई r² के बराबर आ जाएगी। mn की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से k
4 पाई आर डिवाइडेड बाई, बस आर के बराबर ही आ जाएगी, और जी से मल्टीप्लाई कर दो, दिस डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, तो जी की वैल्यू बच्चों हमारे पास ये आ गई। तो स्मॉल एम इंटू जी 4 पाई के अपॉन आर, ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होना चाहिए, तो आर से आर कट जाएगा। तो बच्चों वी जो है ना इंडिपेंडेंट आ रहा है आर के, वी आर की पावर 0 पे डिपेंड कर रहा होगा, तो टी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा, तो टी अपॉन आर जो होगा ना बच्चों वो कांस्टेंट आ जाएगा। लो जी हो गया, तो टी अपॉन आर कांस्टेंट होगा, बी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, टी अपॉन आर कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो इस वाले क्वेश्चन में मतलब इसकी ब्यूटी ये है कि एक तरीके से इन्होंने पता है ऐसी सिचुएशन दे दी है कि एक सॉलिड स्फीयर के अंदर जिसकी वेरिएबल मास डेंसिटी दे रखी है, उस सॉलिड स्फीयर के अंदर एक पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं। उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, सॉलिड स्फीयर वर्ड यूज कर लेते तो फिर आप समझ नहीं पाते कि वो पार्टिकल कैसे घूम रहा होगा, इसलिए उन्होंने बोला कि एक तरीके से डस्ट का स्फीयर मान लो या किसी चीज का मान लो, और उसकी जो डेंसिटी है वो आर के साथ इस तरीके से वेरी कर रही है ना, इन्फिनिटी तक जा रही है, कोई लिमिट नहीं दी है, डेंसिटी तो इन्फिनिटी तक वेरी कर रही है। तो मतलब एक तरीके से आपको जो पार्टिकल को जो अंदर मूव कराना है ना बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉलिड स्फीयर वाला ही कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा। तो अंदर जी इनसाइड पता करना पड़ेगा, सॉलिड स्फीयर के अंदर जिसका वेरिएबल मास डेंसिटी दे रखा हो। The value of acceleration due to gravity at Earth's surface is 9.8 meter per second square. The altitude above the surface at which the acceleration due to gravity decreases to, आधा हो गया बच्चों ना, जी का वैल्यू आधा हो गया, इज क्लोज टू। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, अब ये हाइट ऑब्वियस ही बात है बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ के सामने छोटी नहीं होगी, तो जी की वैल्यू किसी भी हाइट पे जो लिखोगे ना वो आती है जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये कह रहे हैं कि ये जी एट सरफेस जो होता है ना उसका आधा हो जाना चाहिए। जी एट सरफेस जो होता है ना बच्चों, जी एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर के बराबर होता है ना, उसका आधा, तो ये बराबर कर दो बच्चों, तो आर प्लस एच जो है ना बच्चों √2 आर के बराबर आ जाएगा, एच जो है ना बच्चों 0.41 आर के बराबर आ जाएगा, तो 0.4 ऑलमोस्ट 0.4 ले लो, 6400, तो देखना जीरो एक बन रहा होगा, 4 चौक 16, 4 6 24 और 25 किलोमीटर। अगर मैं इसको मीटर में लिखूं तो 2.56 इंटू 10⁻⁶ मीटर आएगा, तो 2.6 इंटू वो 0.1 मैंने वो एक इग्नोर भी तो मार दिया ना 0.1, उसकी वजह से बच्चों ये वाला आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, A spaceship orbit around a planet at a height of 20 किलोमीटर from its surface। ठीक है भाई, एक स्पेसशिप है 20 किलोमीटर ऊपर पे, ऊपर मतलब घूम रहा है। Assuming that only gravitational field of the planet act on the spaceship, what will be the number of complete revolution made by the spaceship in 24 hours around the planet? Okay, रेडियस ऑफ द प्लैनेट बच्चों में ये दे रखी है, आप इसको लिख सकते हो 2000 किलोमीटर, ये रेडियस ऑफ द प्लैनेट। मुझे ऐसा लगता है कि 20 किलोमीटर को इग्नोर ही करके चलेंगे। आपको ये पता है बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है, टाइम पीरियड जो होता है बच्चों वो 2 पाई डिवाइडेड बाई रूट के अंदर जी इंटू एम रेडियस की पावर 3/2 के बराबर होता है, ये होता है ना बच्चों टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा मैंने इसका, तो टाइम पीरियड आ जाएगा बच्चों इसका 2 पाई, पाई की वैल्यू कुछ बोला नहीं, रूट के अंदर जी इंटू एम, जी की वैल्यू बच्चों ने कितनी दे रखी है 6.67, 6.67 को बच्चों मैं 20/3 लिख लेता हूं इंटू 10⁻⁻11, मास दे रखा है 8 इंटू 10⁻22, आर की वैल्यू इसको 2 इंटू 10⁻6 की पावर 3/2 कर लेना, ठीक है। ओके, करना बच्चों यहां से टाइम कैलकुलेट। अब इतना गंदा क्वेश्चन है, मैं क्या करूं इसमें, 2 पाई 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, तो ये 2√2 आ जाएगा, 10 की पावर 6 इंटू 3/2, 10 की पावर बच्चों 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाई नीचे आ रहा है बच्चों 22 और माइनस का 11, एक ये
10 से 12 आ रहा होगा तो 10 से 6 बनेगा नीचे से, 8 दूनी 16, ये 4 आ रहा होगा बच्चों, डिवाइड बाई √3, ठीक है, ये बन रहा होगा। आपको नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पता करने 24 आवर में, 24 को 3600 से डिवाइड कर लेना, क्योंकि हम ये सेकंड में कैलकुलेट किया है। इतने टाइम में बच्चों नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पता करने, तो इस टाइम पीरियड से जो आ रहा है इससे डिवाइड कर दोगे आप, इसका वैल्यू आएगा बच्चों, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, पाई रूट के अंदर 6, ठीक है, इंटू 10⁻, इंटू 10⁻, बच्चों 3 आ रहा होगा यहाँ पे ना। ओके, 24 आवर में द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन्होंने हमसे पूछे हैं। ओके, यहाँ तक पहुंच गए बच्चों हम लोग ना। इससे इन दोनों को उड़ा देना, यहाँ पे ही आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू बच्चों 3.1, काट के देखते हैं इसको, तो एक बार कटेगा और 0.5 के करीब आ रहा होगा, 5, तो पॉइंट ले लिया ना हमने 5, तो ये करीब करीब 2 के करीब आ जाएगा, ठीक है। नीचे रूट के अंदर 6 भी दे रखा है चलो करेंगे इसको भी कुछ। 12 दूनी 24, अगर इसको लिख सकता हूं मैं 4√6, 4.8 रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 6 की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट करो, तो इसकी वैल्यू करीब करीब 4.8, 1.4 इंटू 1.7 कर लो, 17, 8, 36, 13, 17 चौक 68 और 13 81, दैट इंटू 1.4, तो इसको एक काम करता हूँ मैं 8.2 लिख देता हूँ, 14 दूनी 28, 2 आएगा, 112, 114, 11.48, मुझे लग रहा है सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना। यस, कंप्लीट जो कर लेगा 11 कर लेगा, ठीक है, करीब करीब ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। चलिए भाई, बढ़िया था ये क्वेश्चन ना। समझे क्या किया मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाया। अच्छा, जैसे रेडियस के सामने जो हाइट है ना, अगर वो बहुत ज्यादा ना हो ना बच्चों, तो हम उसको कई बार ऑलमोस्ट जो प्लैनेट की रेडियस है ना, उसी रेडियस का ऑर्बिट कंसीडर कर लेते हैं, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। A satellite of mass m is launched vertically upward with an initial speed u from the surface of the earth. After it reaches a height r, it ejects a rocket of mass m/10. ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। Okay, so that subsequently the satellite move in a circular orbit. The kinetic energy of the rocket is. रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है। चलिए भाई, इसको इस वाले पेज पर करेंगे बच्चों हम ना। एक सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया, यहां से हमने उसको स्पीड दी, m मास का सैटेलाइट है, u स्पीड दी हमने ना। जब ये यहाँ पे पहुंच गया बच्चों, कितना ऊपर पहुंच गया, r रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर पहुंच गया, है ना, यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पे इसके पास कुछ स्पीड बची होगी v, है ना, v बची होगा। पहले तो बच्चों इसको रॉकेट के लॉन्च होने से पहले v कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे बच्चों ये हाइट r के बराबर है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, माइनस का g m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई r, ये सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई, प्लस का हाफ m u स्क्वायर, ठीक है। ये बच्चों जब 2r हाइट पे पहुंच जाएगा तो जी एम m डिवाइडेड बाई 2r प्लस का हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या किया बच्चों कि जो ये हमारा सैटेलाइट है ना, इससे दो टुकड़े बन गए, 9m/10 और ये बन गया बच्चों m/10 के बराबर। अब इसको ऑर्बिटल मोशन में घुमाना है, और ऑर्बिटल स्पीड जो चाहिए ना मुझे, इसकी रूट के अंदर gm डिवाइड बाई 2r के बराबर चाहिए, क्योंकि 2r हाइट पे, मतलब 2r हाइट पे नहीं, सेंटर से 2r रेडियस का ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ये चाहिए। अगर इसके पास ये वेलोसिटी होगी तो बच्चों इसके पास जो ये m/10 मास है, क्योंकि इनके पास मोमेंटम इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो था नहीं, तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, तो इसके पास अगर मोमेंटम इधर आया तो इसके पास इधर आएगा, ठीक है। तो m इंटू इसकी वेलोसिटी v1 बोल दूंगा, m इंटू v1
मतलब m/10 इंटू V1 जो होगा ना बच्चों वो 9m/10 इंटू V0 के बराबर होगा, रूट के अंदर GM डिवाइडेड बाई 2R के बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इससे इसको उड़ा दो और V1 आ जाएगा बच्चों मेरे पास 9 रूट के अंदर GM डिवाइडेड बाई 2R के बराबर। तो रॉकेट के पास जो इधर वाला कंपोनेंट होगा ना वेलोसिटी का, वो ये आ गया हमारे पास। अच्छा अब इस वाली वर्टिकल डायरेक्शन में पहले m मास जो है v स्पीड से जा रहा था यहाँ पे, लेकिन बाद में बच्चों सिर्फ m/10 मास जा रहा है उस डायरेक्शन में, तो उसके पास एक वेलोसिटी इधर भी आएगी v2, ये भी तो बदल जाएगी, रॉकेट के पास इधर वाली स्पीड बढ़ जाएगी, तो v2 जो हो जाएगा ना बच्चों वो 10v के बराबर हो जाएगा। तो v1 आ गया हमारे पास, v2 आ गया। अब इन्होंने बोला है कि रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो रॉकेट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट वो होगी हाफ m/10 v1 का स्क्वायर प्लस का v2 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो रॉकेट की जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ना बच्चों वो m डिवाइडेड बाई 20, v1 का स्क्वायर क्या होगा, v1 का स्क्वायर होगा बच्चों 81 gm डिवाइडेड बाई 2r, v2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 100 v स्क्वायर के बराबर। तो v स्क्वायर की वैल्यू बच्चों हमें यहां से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यहां से ना। तो एक काम करना बच्चों, v स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ना mv स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहां से ना हम लोग, mv स्क्वायर की वैल्यू। तो v स्क्वायर निकालो बच्चों यहां से, तो या सिर्फ v स्क्वायर ही निकाल लेते हैं यहां से ना, इसको उधर भेज दो। तो हाफ m v स्क्वायर विल बी इक्वल टू gmm डिवाइडेड बाई 2r। अब ये माइनस का हो जाएगा ना, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, उसमें प्लस का हाफ m u स्क्वायर, v स्क्वायर कम्स आउट टू बी माइनस का gmm माइनस का gm डिवाइडेड बाई r प्लस का u स्क्वायर। ठीक है, ले जाओ बच्चों यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉकेट जो आ जाएगा ना बच्चों m डिवाइडेड बाई 20 81 gm डिवाइडेड बाई 2r प्लस का 100 माइनस का gm डिवाइडेड बाई r प्लस का 100 u स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, 100। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉकेट बन जाएगा बच्चों, क्या m के टर्म्स में दे रखा है, m को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, m डिवाइड बाई 20, m डिवाइड बाई 20। अच्छा हमारे पास 20 के टर्म में बाहर, अच्छा m डिवाइड बाई 20 भी दे रखा है। ठीक है भाई, तो इसको लिखो बच्चों, इसको सही से। ये क्वेश्चन देख रहे हो तुम, जेईई मेन का लग रहा है किसी भी एंगल से। m डिवाइडेड बाई 20, m डिवाइडेड बाई 20 और यहाँ पे एलसीएम ले लो बच्चों ना, तो माइनस का ये बनेगा 100 u का स्क्वायर माइनस 200 में से ये माइनस करेंगे तो 119 gm डिवाइडेड बाई 2r। देखो 119 दिख रहा है, 100 कॉमन ले लो बच्चों ना यहाँ से, कहाँ लिखूँ इसकी, 100 कॉमन ले लो तो 5m u स्क्वायर माइनस का 119 gm डिवाइडेड बाई 200 r। ठीक है, बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों इसमें पहले अब देखो ध्यान से सुनना, कुछ लोग कह रहे होंगे सर हम डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। सुनो, बीच में ना जब रॉकेट सेपरेट हो रहा है ना, तो इंटरनल फोर्सेस सिस्टम की एनर्जी को बदल रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी को ना, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर दे रहे होंगे। तो पहले रॉकेट को 2r मतलब r हाइट ऊपर लेके जाना है, फिर रॉकेट के दो टुकड़े करने हैं, एक m/10 का, एक 9m/10 का। 9m/10 को v0 ऑर्बिटल वेलोसिटी दे देनी है। अब ये जा तो ऊपर की तरफ रहे थे, इसके पास इधर आ गई, तो ऊपर वाला मोमेंटम किसके पास गया, उसके पास चला गया, m/10 के पास। इसके पास जो इधर मोमेंटम आया तो कहां से आया, दूसरे के पास इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर कोई मोमेंटम नहीं है। ठीक है, ये है बच्चों इसमें पूरा खेल। तो आपको स्टेप्स में करना पड़ेगा, पहले टूटने से पहले पता करना पड़ेगा क्या है स्पीड वगैरह, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से उस रॉकेट की दोनों कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी पता करने पड़ेंगे।
A simple pendulum is being used to determine the value of the gravitational acceleration g at a certain place. तो एक सिंपल पेंडुलम है बच्चों जिसको आप यूज कर रहे हो. द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 25 सेंटीमीटर एंड अ स्टॉप वॉच ऑफ 1 सेकंड रेजोल्यूशन मेजर द टाइम पीरियड ऑफ 40 ऑक्सीलेशन टू बी दिस. द एक्यूरेसी इन जी इज. बच्चों ये सिंपल पेंडुलम वाले क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी आते हैं, एरर में भी आते हैं और एसएचएम में भी आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है वो 2 पाई रूट के अंदर एल डिवाइड बाई जी के बराबर होता है. तो मेरे ख्याल से सबको रट गया होगा ये कॉन्सेप्ट ना. जी का जो फॉर्मूला हो जाता है ना बच्चों 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई इंटू एल डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर के बराबर आ जाता है. ठीक है जी. तो डी जी डिवाइड बाई जी जो आता है ना बच्चों हमारे पास डी एल डिवाइडेड बाई एल प्लस माइनस का 2 टाइम्स डी टी डिवाइड बाई टी के बराबर आता है. जो पेंडुलम की जो लेंथ मेजर की गई है ना बच्चों डी एल डिवाइड बाई एल जो हो जाएगा ना उसको देखो कितनी एक्यूरेसी तक मेजर कर रखा है 0.1 सेंटीमीटर तक. तो 0.1 डिवाइड बाई 25 के बराबर आ जाएगा. जो डी टी बाई टी होता है ना बच्चों वो होता है बेसिकली लीस्ट काउंट जो कि 1 सेकंड है यहाँ पे, दैट डिवाइड बाई जो तुमने टाइम मेजर किया होता है 50 सेकंड. ऑक्सीलेशन से इसका कोई लेना देना नहीं होता, टोटल जो टाइम तुमने मेजर किया होता है ना इससे डी टी बाई टी आ जाता है. तो डी जी डिवाइड बाई जी और वो भी परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर देना. तो इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारे पास 10 डिवाइडेड बाई 25. ये 0.4 आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस का 2. अच्छा प्लस माइनस का 4 तो ये आएगा बच्चों 4.4% इसके बराबर. ठीक है, ये 2020 में आया था 4.4%. ये क्लियर है, ये आंसर आ जाएगा. ये थे बच्चों 10 पीवाईक्यूज ऑन ग्रेविटेशन. उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 के 10 पीवाईक्यूज काफी हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन करने में. फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर इसमें ये परेशानी आ रही है. मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट में मैं आंसर कर सकूं. उम्मीद करता हूँ आप डेली बेसिस पर अपने टारगेट कंप्लीट कर रहे होंगे और इन पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे होंगे. ये जो हमारा चैनल है बच्चों ये जेई मेन के लिए प्योरली डेडिकेटेड चैनल है. जेई मेन की फिजिक्स का कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे इस वाले चैनल पे मिलेगा. पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. एडवांस के लिए बच्चों सेपरेट चैनल होगा जहाँ आपको एडवांस का कंटेंट मिलेगा, लेकिन पहले ये जेई मेन का कंटेंट कंप्लीट होने के बाद. चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.